आज के इस गहरे मुताले में, इस तफसीली गुफ्तगू में हम मशहूर अदीब इकबाल मसूद साहब की यादों के पन्नों में उतरेंगे। और ये मुताला वाकई बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल। हम इस अजीम शख्सियत की जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक शख्स अपनी बेबाकी, अपनी सादगी और अपने गहरे फलसफे से आहिस्ता आहिस्ता एक लेजेंड बन जाता है। और मुझे लगता है कि इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ एक बायोग्राफी या जीवनी पेश करना तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमारा मकसद उस रूह को टटोलना है जो उनके लफ्जों में आज भी धड़कती है। और शायद इस चर्चा की सबसे अहम कड़ी ही यही है कि मतलब हम तंज़ो मज़ाक को किस नज़रिए से देखते हैं। अक्सर सतह पर व्यंग बहुत हल्का या महज गुदगुदाने वाला लगता है। हाँ, अक्सर लोग मज़ाक को सिर्फ एक वक्त गुजारने का जरिया समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप तखल्लुस भोपाली साहब की तहरीरों की गहराई में जाते हैं तो वहाँ एक बहुत गहरी टीस महसूस होती है। एक दर्द है वहाँ। जी। इकबाल मसूद साहब ने अपनी यादों में जिस तखल्लुस साहब का खाका खींचा है वो महज एक मजाकिया शायर नहीं है। वो उस भोपाल का एक जीता जागता दस्तावेज तैयार कर रहे थे, जिसकी तहजीब, जिसकी नफासत और जिसकी शाइस्तगी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। वो लतीफ़ों की शक्ल में एक मिटते हुए दौर का मरसिया लिख रहे थे। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, मरसिया ही था वो। लेकिन ये बात भी तो कितनी दिलचस्प है कि इकबाल मसूद साहब खुद शुरुआत में इस गहराई को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। बिल्कुल, इंसान है आखिर। हाँ, मसूद साहब अपनी यादों में बहुत साफगोई से इकरार करते हैं कि इब्तिदा में तखल्लुस साहब उनके लिए कोई बहुत बड़े अदीब थे ही नहीं। वो लिखते हैं कि तखल्लुस साहब महज एक मुशफ़िक़ बुजुर्ग थे। एक अच्छे बुजुर्ग जो बस मिल लेते थे। जी, उन्होंने तखल्लुस साहब के कुछ मशहूर खाके ज़रूर पढ़े थे, जैसे वो पानदान वाली खाला, और उन्हें मज़ा भी आता था। लेकिन मसूद साहब को लगता था कि यार तखल्लुस साहब तो वही आम भोपाली ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो सड़कों पर बोली जाती है। मतलब इसमें कोई खास अदबी कारनामा कहाँ है? यही सोचते थे वो कि ये तो हमारे आसपास की रोज़मर्रा की बोलचाल है, इसे अदब कैसे मान लें? देखिए, ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत है। हम अक्सर उस चीज़ की कदर नहीं करते जो हमारे बहुत करीब होती है या जो हमारी अपनी जुबान में बात करती है। हम दूली में महानता ढूंढते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो चीज़ खालिस अदबी है उसे भारी भरकम लफ्ज़ों के बोझ तले दबा होना चाहिए। मसूद साहब का ये सोचना इसी जहनियत का हिस्सा था। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया होता है जो उनके सोचने का पूरा मयार ही बदल देता है। और वो किस्सा मुझे बहुत मुतासिर करता है। ये वो लम्हा होता है जब एक स्थापित फनकार एक नौजवान की कोशिश को पहचानता है। जी मसूद साहब, उस वक्त सैफिया कॉलेज में आर्ट्स के पहले साल के तालिब इल्म थे। उनका एक खालिस तंजिया मजमून कॉलेज के एक मुजल्ले में छपा। जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा। बिल्कुल सही, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा। और कुछ दिनों बाद अब्दुल कवी दसनवी साहब मसूद साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि मियाँ तखल्लुस साहब तुम्हारे मजमून की बेहद तारीफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये महज एक तारीफ नहीं थी, ये एक इल्हाम था। मसूद साहब लिखते हैं कि इसी एक जुमले ने उनकी आंखें खोल दी। और इसके बाद ही उन्होंने तखल्लुस साहब को एक नए नजरिए से पढ़ना शुरू किया होगा। जी, पुरानी किताबें खंगाली, अखबारों के पुराने पन्ने पलटे। और तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस आम भोपाली जबान को वो मामूली समझ रहे थे, तखल्लुस साहब ने उसी जबान को एक ताकतवर हथियार बना लिया था। वो एक छुपे रुस्तम थे। वाकई छुपे रुस्तम। वो आम लोगों की जबान में उसी समाज के नासूरों पर इतनी बेबाकी से नश्तर चला रहे थे कि बड़े बड़े मुफक्किर भी हैरान रह जाएं। जब आप किसी आम जबान को अदब का दर्जा देते हैं तो आप असल में उन आम लोगों की जिंदगी को मकबूलियत बख्श रहे होते हैं। क्या बात है। मसूद साहब के अंदर ये जो गलतफहमी छटी और एक गहरी अकीदत पैदा हुई, ये असल में अदब की असली ताकत की जीत थी। लेकिन ये अकीदत सिर्फ उनकी कलम तक महदूद नहीं रही। जब हम तखल्लुस साहब की निजी जिंदगी और उनके किरदार की परतों को खोलते हैं तो एक ऐसा शख्स सामने आता है जो आज के दौर में लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक वाकया जिसका जिक्र मसूद साहब ने किया है वो वाकई आज के इस सोशल मीडिया और बीआर के दौर में एक जबरदस्त तमाचा है। हाँ, नवाए सैफिया वाला किस्सा। जी। सैफिया कॉलेज के नौजवानों को अपना रिसाला नवाए सैफिया निकालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। कॉलेज के पास फंड नहीं था। और जब ये बात तखल्लुस साहब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। खर्च उठाने को तैयार हो गए। लेकिन असली कहानी तो वो शर्त है जो उन्होंने इस खर्च को उठाने के एवज में रखी थी। जी, उन्होंने एक ही सख्त हिदायत दी थी कि इस सिलसिले में उनका नाम
किसी भी सूरत में शाया ना किया जाए। कहीं नहीं छपना चाहिए। उनका नाम कहीं नहीं छपना चाहिए। आज के दौर में सोचिए, आज तो अगर कोई एक छोटी सी ईंट भी किसी इमारत में लगाता है तो चाहता है कि उस पर सोने के हर्फ में उसका नाम लिखा जाए। बिल्कुल, चैरिटी बिना तशहीर के तो आज के दौर में सोची भी नहीं जा सकती। ऐसे में एक शख्स इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहा है और ख्वाहिश ये है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सखावत का वो आला मुकाम है जहाँ नेकी सिर्फ नेकी के लिए की जाती है, नाम के लिए नहीं। सही कहा। उनकी ये खामोश सखावत इस बात का सबूत है कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो अदब की तरक्की और उस नई नस्ल की हौसला अफजाई के लिए कर रहे थे। उनकी शाइस्तगी उनके दिखावे में नहीं, उनके खुलूस में बसती थी। महानता कोई लिबास नहीं है जिसे आप ओढ़ लें, ये एक फितरत है जो आपके हर अमल से खुद ब खुद झलकती है। और लिबास और दिखावे की जब बात आती है तो 1970 की सर्दियों की उस मुलाकात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो पहली मुलाकात। मसूद साहब ने उसका जो नक्शा खींचा है वो बहुत विजुअल है। भारी जिस्म, छोटे छोटे बाल, तेज चमकती हुई आंखें और बारीक होंठ। उन्होंने एक सफेद शर्ट के ऊपर एक हल्का मिटियाला यानी मटमैले रंग का सूट पहना हुआ था। इतने बड़े अदीब, एक कारखानेदार, लेकिन कोई चमक दमक नहीं, कोई गुरूर नहीं। जब वो मिले तो उसी सादगी के साथ मिले और मसूद साहब के अफसाने की बेहद तारीफ की। उसी मुलाकात में उनका वो अनोखा अंदाज भी उभर कर सामने आता है जो तखल्लुस साहब का सिग्नेचर स्टाइल था। वो लतीफे सुनाने का अंदाज। जी। मसूद साहब लिखते हैं कि वो लगातार लतीफे सुना रहे थे, एक के बाद एक बेहतरीन तंज कर रहे थे। सुनने वाले हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे, लेकिन तखल्लुस साहब के अपने चेहरे पर संजीदगी तारी थी। क्या मजाल कि कोई मुस्कुराहट भी आ जाए। वो बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ ऐसा तीखा तंज करते थे कि लोग हंसते हंसते जब उनके चेहरे की तरफ देखते तो झेंप कर अपनी हंसी रोक लेते। हाँ, और फिर जब सब चुप हो जाते तब अचानक तखल्लुस साहब का एक भारी भरकम गूंजता हुआ कहकहा कमरे में गूंज उठता था। ये एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था उनकी शख्सियत में। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है, तखल्लुस साहब कोई गरीब या मामूली इंसान नहीं थे। वो मोटर पार्ट्स के एक बहुत बड़े कारखाने के मालिक थे। उनके पास दुनियावी हैसियत थी, पैसा था, रसूख था। बिल्कुल। तो फिर एक अमीर कारखानेदार सड़कों पर चलने वाले मजलूमों का, तांगे वालों का दर्द इतनी गहराई और सच्चाई से कैसे लिख सकता था? क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं लगता? यही तो तखल्लुस भोपाली की शख्सियत का सबसे दिलचस्प पहलू है। उनका वो रसूख या उनकी दौलत कभी उनके जहन पर हावी नहीं हुई। मसूद साहब साफ लिखते हैं कि गुरूर जैसी छूत की बीमारी तखल्लुस साहब को कभी छू भी नहीं पाई। वाकई? वो अमीर जरूर थे, लेकिन उनका दिल हमेशा समाज के उस आखिरी आदमी के साथ धड़कता था। वो मजलूमों के हक में खड़े होते थे। उनकी यही जमीनी हकीकत से जो जुड़ाव था वही उनके तंज को इतनी धार देता था। वो किसी हवाबंद कमरे में बैठकर गरीबी पर रोने वाले खोखले अदीब नहीं थे। और वो किसी से डरते भी नहीं थे। हुकूमत के बड़े ओहदेदार हों या रसूखदार लोग, कोई भी उनकी कलम की जद से बच नहीं पाता था। जी। यहाँ तक कि मौलाना अली मियां जैसी मोहतरम शख्सियत, जिनकी वो खुद बेइंतहा इज्जत करते थे, उन्हें भी वो अपने लतीफों में घसीट लेते थे। उनमें पठानों वाली खूबी थी, कौल के पक्के और फैल के पक्के। उनकी यह हक़गोई किसी सियासी मकसद या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। ये एक दर्द था, एक सच बयां करने की बेताबी थी जो उन्हें मजबूर करती थी कि वो समाज के हर दोगलेपन पर बेबाकी से वार करें। इस बेबाकी और हक़गोई का एक बहुत ही शानदार और थोड़ा दिल को छू लेने वाला सबूत हमें उस वाक़ये में मिलता है जो 4 जनवरी 1974 को पेश आया। वो मशहूर इंटरव्यू। जी। मसूद साहब और डॉक्टर कमर अली शाह तखल्लुस साहब का एक तवील इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे। मसूद साहब ने उस कमरे का जो खाका खींचा है वो सीधा आपको उस दौर में ले जाता है। एक अलग ही माहौल था वहाँ। दीवार पर शेर और चीते की तस्वीरें टंगी हैं, एक शिकार किए गए बारहसिंगे का सिर लगा है, कुछ बंदूकें टंगी हैं जो उनके बेटे के शौक का नतीजा थी। उस माहौल में वो 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू चला। मसूद साहब बताते हैं कि तखल्लुस साहब बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कोई लिखी हुई इबारत पढ़ रहे हों, हर हर्फ अपनी जगह पर मुकम्मल। और उसी इंटरव्यू में तखल्लुस साहब ने अपनी तख्लीक, अपनी रचना प्रक्रिया का एक ऐसा राज बयान किया जो आज भी साहित्य के हर तालिबे इल्म के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो तांगे वाले का किस्सा। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि वो सड़कों पर तांगे में सफर करते थे और उन तांगे वालों से उनकी जिंदगी, उनकी जद्दोजहद के बारे में लंबी बातें करते थे।
एक दिन एक तांगे वाले ने अपना दर्द बयान करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने हमेशा के लिए उर्दू अदब को एक नया किरदार दे दिया। वो जुमले क्या कमाल के थे। उस तांगे वाले ने कहा, मियाँ क्या बताऊं, दाना महंगा है। एक लड़का है, वो भी बिल्ली का गू, न लिपने का न पोतने का। यानी किसी काम का नहीं। और फिर उसने एक ठंडी आह भर के जो मिसाल दी, वो रूह को कंपा देती है। उसने कहा, हमने तो घर में कबीट का दरख्त लगाया है, न उसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं क्योंकि सर पर फल गिरेंगे, और न वो फल खा सकते हैं क्योंकि वो इतने खट्टे होते हैं। कबीट के दरख्त की ये मिसाल देखिए। जरा सोचिए, कबीट के दरख्त का ये रूपक, ये महज एक तांगे वाले की शिकायत नहीं थी, ये उस पूरे तबके की बेबसी का इजहार था। बिल्कुल, एक ऐसा दरख्त जो साया भी नहीं देता और जिसका फल भी किसी काम का नहीं। ये उस तांगे वाले की अपनी औलाद, अपनी पूरी जिंदगी और शायद पूरे निजाम पर एक बहुत बड़ा तंज था। और तखल्लुस साहब की अजमत यह है कि उन्होंने उस दर्द को, उन अवामी लफ्जों को सुना, महफूज किया और उनसे अपना अमर किरदार गफूर मियाँ गढ़ दिया। वो महलों में बैठ के किस्से नहीं बुन रहे थे, वो अवाम की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो मुझे निजी तौर पर बहुत बेचैन करती है। जी। जिंदगी का तंज देखिए। जो शख्स पूरी दुनिया पर, निजाम पर और समाज की खामियों पर तंज करता था, वक्त ने उस शख्स की अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा और गहरा तंज किया, और उस तंज का बोझ इकबाल मसूद साहब को अपनी पूरी उम्र उठाना पड़ा। आप उस इंटरव्यू के न छप पाने वाले वाकये की तरफ इशारा कर रही हैं। जी। ये वाकई एक ऐसा अफसोस है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर महसूस होता है। मसूद साहब ने वो शानदार इंटरव्यू ले तो लिया था, लेकिन अपनी काहिली, अपनी सुस्ती की वजह से उसे साफ करके छपने के लिए भेजी नहीं पाए। तखल्लुस साहब जब भी उनसे मिलते बड़ी आजिजी से पूछते, खान वो इंटरव्यू कब छपेगा? और मसूद साहब हर बार टाल जाते। कल कर दूंगा, अगले हफ्ते कर दूंगा। फिर एक दिन डॉक्टर कमर अली शाह के घर पर एक अदबी प्रोग्राम हुआ। वहां भोपाल के सारे बड़े लोग मौजूद थे। मसूद साहब को अल्टीमेटम दिया गया कि आज आपको वो कच्चा इंटरव्यू पढ़कर सुनाना ही है। मसूद साहब ने रातों रात उसे जैसे तैसे साफ किया और अगले दिन पढ़ा। और जब उन्होंने पढ़ा तो तखल्लुस साहब बहुत खुश हुए, लेकिन उस खुशी के बीच उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद उनके अंदर की एक गहरी उदासी का इजहार थी। वो जुमले सुनते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने हंसते हुए मसूद साहब से कहा, खान, मेरी जिंदगी में तो तुम ये इंटरव्यू छपवाओगे नहीं। क्या मेरे खुदा न खास्ता होने का इंतजार कर रहे हो? जैसे ही मैं अल्लाह को प्यारा हुआ, तुम प्रेस की तरफ दौड़ोगे। और फिर थोड़ा रुककर तखल्लुस साहब ने कहा, यही हमारे सामने छपवा दो, न जाने कब ऑफ हो जाऊं। न जाने कब ऑफ हो जाऊं। मसूद साहब लिखते हैं कि उनके जहन के किसी कोने में भी ये बात नहीं थी कि तखल्लुस साहब की ये बात सच साबित हो जाएगी। वो इंटरव्यू तखल्लुस साहब की जिंदगी में नहीं छप सका। ये बहुत भारी बात है। आज तक मसूद साहब जहनी तौर पर शर्मिंदा हैं, और उनकी एक छोटी सी सुस्ती ने इस शर्मिंदगी को क़यामत तक के लिए तवील कर दिया। ये तो आम वाकया नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। हम अक्सर अपने आसपास मौजूद बुजुर्गों को, उन महान लोगों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी कहानियां कल रिकॉर्ड कर लेंगे, उनसे कल फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। मसूद साहब की ये शर्मिंदगी आज के हमारे जीवन का भी आईना है। किसी की कद्र उसकी मौजूदगी में करना ही असली अकीदत है। मरने के बाद तो दुनिया प्रेस की तरफ दौड़ती ही है, लेकिन असली सुकून तो तब है जब वो शख्स अपनी तारीफ, अपनी इज्जत अपने कानों से सुन सके। बिल्कुल, और तखल्लुस साहब इस इज्जत के वाकई हकदार थे, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छे तंजबिगार नहीं थे, वो नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़े हौसला अफजा इंसान भी थे। सैफिया कॉलेज की उस जादुई शाम का जिक्र किए बिना हम तखल्लुस साहब की शख्सियत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। वो वाकई एक जादुई महफिल थी। कॉलेज में कारवाए सफिया ने तंजो मज़ाह की एक शाम रखी थी। वहाँ नई नस्ल के बेहतरीन नौजवान मौजूद थे। माजिद हुसैन सिद्दीकी, सिकंदर गालिब, खालिद कमाल, इन सब ने जब अपनी बेहतरीन रचनाएं पढ़ लीं तो आखिर में तखल्लुस साहब से दरखास्त की गई कि वो भी कुछ पढ़ें। और तखल्लुस साहब का उस वक्त का बर्ताव देखिए। उन्होंने बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी से कहा, आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि मैं खुद को कमतर महसूस करने लगा हूँ। मैं खुश हूँ कि नई नस्ल ने तंजो मज़ाह का हथियार उठा लिया है। कितनी बड़ी बात थी ये एक उस्ताद की तरफ से। फिर उन्होंने उन नौजवानों को एक ऐसी नसीहत दी जो हर लेखक के लिए एक मैनिफेस्टो की तरह है। उन्होंने कहा कि पहले अपने आसपास के गली कूचों, चाय खानों और सरायों में जाओ। उन इंसानों का मुशाहिदा करो जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
उनके दुख दर्द पर लिखो, और इतना लिखो कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि उर्दू का दामन अभी खाली है। ये उनका विजन था। वो तंज को महज लतीफेबाजी के दलदल से निकालकर समाज का आईना बनाना चाहते थे। और फिर आता है उस शाम का चरमोत्कर्ष। लोगों की बेतहाशा फरमाइश पर तखल्लुस साहब ने अपना मशहूर मजमून पढ़ना शुरू किया। मकतूबे गालिब बना अब्दुल अहद खान। वो खत महज एक पैरोडी नहीं था। मसूद साहब ने बिल्कुल सही लिखा है कि इस खत में तखल्लुस साहब ने सिर्फ मिर्जा गालिब के गम बयान नहीं किए थे, बल्कि अपनी यतीम कौम के दुखों को, अपने समाज के दर्द को इस खूबसूरती से पिरो दिया था कि पूरी महफिल उन पर फिदा हो गई। रशीद हसन खान का वो कौल यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमारी तनकीद आज जिस साफगोई से महरूम है, तखल्लुस साहब ने मज़ाह में उसी सच्चाई को समो दिया था। उनके फिक्रों की शगुफ्तगी में एक अजीब सी कशिश थी। जरा उस माहौल का तसव्वुर कीजिए। जब तखल्लुस साहब ने वो खत पढ़ना खत्म किया तो पूरे हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। लोग जैसे उनके लफ्जों के जादू में उस सहर में गिरफ्तार हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस खामोशी को तोड़े। और फिर जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए मुड़े, वो जादू टूटा और पूरे हॉल में जोरदार तालियों की गूंज उठी। वो एक ऐसा लम्हा था जहां वक्त जैसे ठहर गया था, उनका अपना चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो और भी अजीम था। वो वापस अपनी जगह पर जाकर किसी मगरूर उस्ताद की तरह नहीं बैठे, बल्कि उन्हीं नौजवान तालिबे इल्मों के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे उनके बीच उम्र या रुतबे का कोई फर्क ही न हो। मसूद साहब साफ लिखते हैं कि उस वक्त महसूस ही नहीं हुआ कि उनके बीच 2-3 नस्लों का फासला है। तखल्लुस साहब ने अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस और अपनी बेबाकी से उस जनरेशन गैप को पूरी तरह पाट दिया था। वो सच में उस शेर की अमली तस्वीर थे, सोहबत अहले सफा, नूर हुजूर सुरूर। अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटना चाहें तो तखल्लुस भोपाली साहब की विरासत सिर्फ कुछ खाकों या मज़ामीन तक महदूद नहीं है। मर्द किरदार खड़े हैं जो उर्दू अदब के आसमान में हमेशा खोजी और चचा छक्कन की तरह चमकते रहेंगे। उन्होंने सिर्फ भोपाल के गुजरते हुए दौर को ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तबके की जद्दोजहद को जिस सच्चाई और साफगोई से कागज पर उतारा, वो सिर्फ उन्हीं का हक था। इकबाल मसूद साहब का ये अफसोस बिल्कुल जायज़ है कि तखल्लुस साहब हमसे ऐसे वक्त में जुदा हुए जब इस समाज और हमारे अदब को उनके जैसे बेबाक लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वो दरहकीकत हमसे जुदा नहीं हुए हैं। उनकी तहरीरें आज भी जिंदा हैं। उनकी तहरीरें आज के इस मशीनी, तेज रफ्तार और दिखावे से भरे दौर के अंधेरे में एक रोशन चिराग की तरह हमें रास्ता दिखा रही हैं। इकबाल मसूद साहब ने उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करते हुए क्या खूब कहा है। जी, मर्द खुदा का अमल, इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। बेहतरीन, मौत है उस पर हराम। आज की इस गुफ्तगू के आखिर में मैं हमारे सुनने वालों के जहन में एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। तखल्लुस साहब ने अपने आसपास के आम लोगों को एक मामूली तांगे वाले की बातों को सुनकर उसके दर्द को महसूस करके अमर किरदार गढ़ दिए थे। आज के इस तेज रफ्तार, शोर शराबे और सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हम लगातार स्क्रीन्स पर दुनिया देख रहे हैं, क्या हम अपने आसपास के असल लोगों को, उनके दर्द को, उनकी कहानियों को इतनी गहराई से सुन पा रहे हैं, या फिर हम अनजाने में ही अपने आसपास बिखरी उन कहानियों को हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं जो कल को हमारे अपने दौर की सबसे सच्ची और ताकतवर गवाह बन सकती थी।